हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य काल और हमने हमारी पिछली कक्षा में हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट राजा है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और वो इम्पोर्टेंट राजा कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और फिर उसके बाद जो उनके पुत्र आए बिंदुसार, और फिर उसके बाद उनके पुत्र अशोक। ठीक है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये 3 राजा ही मौर्य वंश में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य जो थे उनकी जो प्रांतीय व्यवस्था थी, प्रांतीय प्रशासन था, वो किस प्रकार से था, तो उसके बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रांत जो शब्द है, इस प्रांत शब्द के लिए मौर्य एक दूसरा शब्द प्रयोग में लाते थे जिसका नाम था चक्र। ठीक है, और कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने एक व्यवस्था शुरू की थी और उस व्यवस्था के अनुरूप जो प्रांत होते थे, उस प्रांत के जो वो किसके अधीन होते थे, तो वो जो राजा का जो पुत्र होते थे, जो कुमार होते थे, उनके ही अधीन होते थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रमुख रूप से जो मौर्य काल में जो प्रांत थे वो प्रांत कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तक्षशिला। अब तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो ये उत्तरापद की राजधानी थी। हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। और जो बिंदुसार के जो सबसे बड़े जो पुत्र थे, कहते हैं कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे और 16 रानियां थी। तो सबसे बड़े जो पुत्र थे जिनका नाम था सुमीम, क्या नाम था, सुमीम, और वो यहाँ के क्या थे, राजा थे। ठीक है, तक्षशिला उत्तरापद की राजधानी है और वहाँ के जो राजा कौन थे, तो बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे जो सुमीम उनका नाम था वो थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं तोसली और उज्जैन। अब फ्रेंड्स, उज्जैन के बारे में हम एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो उज्जैन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उज्जैन के जो राजा थे वो उस समय में कौन थे, जो बिंदुसार के जो दूसरे नंबर के जो पुत्र थे वो उज्जैन के राजा थे। ठीक है, हमने हमारी पिछली कक्षा में इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हम देखते हैं कि जो अशोक के जो अभिलेख है जो कितने हैं, तो वो बड़े अभिलेख 14 है जो हमें 8 जगहों से मिले, और जो छोटे अभिलेख है वो 7 है जो हमें 6 जगहों से मिले। तो उन जो वो अभिलेख है उनमें 5 प्रांत है उसका उल्लेख किया गया है और वो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अवंती की राजधानी उज्जैन। उत्तरापद के राजा कौन थे, तो उस समय में जो बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था सुमेम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो अवंती थी, ये अवंती किसके अधीन था, तो अवंती बिंदुसार के जो दूसरे नंबर के जो पुत्र थे अशोक, उनके अधीन था। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी थी उज्जैन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। जो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पूर्ण होने के बाद 90वें वर्ष में ये कलिंग युद्ध हुआ था। और जिसमें किसके साथ, तो नंदराज जो राजा थे कलिंग के, उनके साथ अशोक का युद्ध हुआ था और जिसमें विजय हुई थी अशोक की। ठीक है, और जो कलिंग जो थी उसकी राजधानी क्या थी, तो वो थी तोसली और धोली। इसको तोसली को धोली भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं चौथा प्राच्य, और जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दक्षिणापथ, और उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। ठीक है, ये जो अशोक के जो अभिलेख है उसमें हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है और ये 5 प्रांत हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन 5 जो प्रांत हैं इनको तो आपको याद रखना ही रखना है फ्रेंड्स। इसमें से कहीं से भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनको रट्टा मार देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जो कलिंग अशोक ने जीता, ठीक है, जो कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। तो कहते हैं कि वहाँ पे 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए थे अशोक ने। ठीक है, अब वो 2 प्रशासनिक केंद्र कैसे थे, तो उसको आप देखिए। जो अशोक था उसने कलिंग को 2 भागों में विभक्त किया था। ठीक है, 2 भागों में विभक्त किस प्रकार से, तो ये आप देखते हैं कि जो उत्तर कलिंग और दक्षिण कलिंग, ठीक है, ये 2 भागों में विभक्त किया था उसने, उत्तर कलिंग और दक्षिण कलिंग। और जो उत्तर कलिंग थी उसकी राजधानी क्या बनाई, तो उसकी राजधानी बनाई तोसली को, और जो दक्षिण कलिंग था उसकी राजधानी बनाया समापा। क्या फ्रेंड्स, समापा।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो कलिंग को जो अशोक था उसने 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए और दोनों की अलग अलग राजधानियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैसे कभी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन कभी कभार हो सकता है कोई ऐसा एग्जामिनर आ जाए जो आपको एग्जाम में पूछ ले, इसलिए आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इससे आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो न्याय प्रशासन व्यवस्था वो किस प्रकार से थी। तो कहते हैं कि जो मौर्य के समय में न्याय प्रशासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर थी। कहते हैं कि जो गाय को अगर कोई मार दे, किसी और की गाय को मार दे, तो उस गाय के बदले में उस व्यक्ति को मारने तक का प्रावधान था, उसको मृत्युदंड भी उसके अनुरूप मिल सकता था। ठीक है, कि कहते हैं कि हाथ के बदले हाथ और गले के बदले गले का कठोर प्रावधान उस समय में थी। ठीक है, न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा क्या थी, कठोर थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उस समय में जो न्यायाधीश होता था, जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था फ्रेंड्स, वो कौन होता था, तो वो था राजा। ठीक है, अब इसके बाद जो राजा की जो आज्ञा है वही सर्वोपरि है और वही कानून मानी जाएगी। ये आप जो राजा होता है वही हमेशा सर्वोपरि होता है और उसने जो कह दिया हमेशा उसको ही सत्य माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जो व्यवस्था थी, वो जो न्यायालय थे, वो आज के समय में भी 2 न्यायालय होते हैं, उस समय में भी 2 न्यायालय ही थे। और कौन कौन से थे, तो वो आप देखिए, दीवानी और फौजदारी। 2 प्रकार की न्यायालय व्यवस्था थी, दीवानी और फौजदारी। अब दीवानी के बारे में हम देखते हैं कि जो दीवानी था उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था धर्मस्थीय। ठीक है, धर्मस्थीय बोला जाता था। और इसके जो न्यायाधीश है उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था व्यवहारिक। इसको आपको ध्यान रखना है, क्या बोला जाता था फ्रेंड्स, व्यवहारिक। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं फौजदारी। और फौजदारी में किसको क्या बोला जाता था, तो इसको बोला जाता था प्रदेष्टा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा कठोर थी। अब हम देखते हैं सैन्य प्रशासन के बारे में। तो कहते हैं कि जो सैन्य प्रशासन था मौर्यों का, वो नंद वंश के जो अंतिम राजा थे धनानंद, उसके कहते हैं कि जो सैन्य प्रशासन, उसकी जो सेना थी वो सबसे बड़ी थी। लेकिन जो मौर्य थे उसकी जो सेना थी वो नंद वंश की जो धनानंद था उससे भी 3 गुना थी। कितनी फ्रेंड्स, 3 गुना। ठीक है, हम जब पहले जो पढ़ते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे भारत को रौंद दिया था, है ना। तो वैसे ही हमको उसी समय में पता चलता है कि जो मौर्य की जो सेना थी वो सेना क्या थी, बहुत ज़्यादा विशाल सेना थी। ठीक है, तो कहते हैं कि 3 गुना से भी अधिक जो धनानंद था उसकी सेना से 3 गुना से भी अधिक सैनिक, मौर्य प्रशासन की सेना इतनी बड़ी थी। ठीक है, और सेना में 4 वर्ण के सैनिक शामिल थे। 4 वर्ण के सैनिक शामिल थे, जैसे कि आज के समय में देखते कि कोई ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या इस प्रकार से कोई नहीं होता है, सभी जाति के लोग सेना में भर्ती होते। वैसे ही पहले में भी ऐसे ही था, जो मौर्य काल था उसमें भी जो सेना में 4 वर्ण के सैनिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। और एक बात को ध्यान रखना है, गुल्म छावनियों को बोला जाता था। ठीक है, जो सैनिक छावनियाँ होती थी उनको गुल्म बोला जाता था। और कहते हैं कि उन छावनियों में 30 व्यक्ति होते थे। ठीक है, कितने व्यक्ति होते थे, तो कम से कम 30 व्यक्ति छावनियों में होते थे। और वो छावनी को क्या बोला जाता था, तो उनको बोला जाता था गुल्म। आपको ध्यान रखना है, इस शब्द को रट्टा मार देना फ्रेंड्स। जो इंडियन हिस्ट्री होती है वो उसको आप याद नहीं कर सकते, उसको आपको ऐसे कई सारे जो शब्द आते हैं उसको आपको ना चाहते हुए भी रट्टा मारना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको पढ़ना है तो आपको कुछ शब्दों को रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो आप भूल जाते हो और उसके कारण हमारे एग्ज़ाम में उसमें हम गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, उन शब्दों को, कुछ शब्दों को रट्टा मारना और ध्यान रखना है, उसको अच्छे से पढ़ना है और अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखते हैं जो चाणक्य है वो सेना के 3 प्रकार बताता है। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य के अनुसार सेना के 3 प्रकार है और वो कौन कौन सी है, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं मोल सेना, जो क्या होती थी, स्थायी सेना होती थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं नगर पालिका सेना, और फिर तीसरे नंबर की है किराए पे नहीं जाती सेना। ये 3 प्रकार की सेना थी, किसके अनुसार, कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं युद्ध। ठीक है, अब युद्ध में कौटिल्य ने उसके 3 प्रकार बताए हैं, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है,
तीन प्रकार कौन कौन से, तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश युद्ध। अब प्रकाश युद्ध पहले से अपन को देखते ही पता चल रहा है कि प्रकाश मतलब दिन में होने वाला युद्ध, मतलब सूर्य की रोशनी में होने वाला युद्ध, जो प्रत्यक्ष रूप से होता था, मतलब दोनों सेनाएं आमने सामने होती थी और वो प्रत्यक्ष रूप से जो युद्ध होता था वो युद्ध कौन सा था, वो था प्रकाश युद्ध। दूसरे बारे में हम देखते हैं कूट युद्ध। अब ये कूट युद्ध है, ये इसके नाम से ही पता चलता है कि कूट युद्ध मतलब छल कपट से जीता जाने वाला युद्ध, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं तृष्णि युद्ध। अब तृष्णि युद्ध क्या होता है कि पहले समय में विष कन्याएं होती थी, तो जो दूसरे राजा होते थे वो विष कन्याओं के द्वारा उन दूसरे राजाओं को मरवाने की जो शादी से रचते थे विष कन्याओं से, तो वो क्या होती थी, तुष्ट युद्ध होते थे, ठीक है। विष देकर या फिर विष कन्याओं के द्वारा उनको मरवाना तुष्ट युद्ध कहलाता था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये तीनों युद्ध हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं कि जो गुप्तचर व्यवस्था थी, तो गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो एक बार उसके बारे में भी अब देख लेते हैं। तो इसका जो पूर्ण विवरण है वो हमको जो कौटिल्य की बुक किताब है अर्थशास्त्र, उसमें उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है उसको हमको अर्थशास्त्र किताब में मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो गुप्तचर होते थे वो पुरुष और महिला दोनों ही होती थी मौर्य काल में। मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे वो पुरुष व महिलाएं दोनों ही होती थी। आज के समय में भी हम देखते हैं कि गुप्तचर जो आज के समय में भी होते हैं, ठीक है। फिर गणिकाएं। अब फ्रेंड्स ये गणिका का मतलब है कि वेश्याएं, ठीक है। अब वेश्याओं के द्वारा भी इस कार्य को अच्छे से किया जाता था, उनसे ये कार्य गुप्तचर का कार्य करवाया जाता था, ठीक है, को ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि जो ये गुप्तचर जो जनता के ऊपर जो गुप्तचर होते थे वो जनता के ऊपर नज़र बनाए रखते थे और वो जनता से उनके जो राजा के बारे में क्या उनके जो विचार है वो क्या सोचते हैं कि उनका राजा कैसा है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुप्तचर है उनके कुछ उपनाम हैं, उस उपनाम को एक बार देख लीजिए। तो जो सबसे पहले ओवरसियर्स। अब ओवरसियर्स किसने नाम दिया, तो ये दिया मेगास्थनीज ने, ठीक है। अब इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर नाम किसने दिया, तो ये दिया स्ट्रैबो ने। तीसरा देखिए, ये हमको याद रखना ही रखना है, गुड पुरुष। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ये इसका उल्लेख हमें मिलता है कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें हमें इसका उल्लेख मिलता है। अब गुड पुरुष का अर्थ क्या होता है, मतलब गुप्त पुरुष, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो गुप्तचर का जो प्रमुख होता था उस प्रमुख को क्या बोला जाता था, तो उसके प्रमुख को बोला जाता था अमात्य पर्षद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें से याद क्या रखना है, तो सबसे पहले हमारे जो कौटिल्य के द्वारा जो युद्ध के 3 प्रकार बताए गए हैं, इसको आपको जो कौन कौन से जो प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तृष्णि युद्ध, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेना के जो 3 प्रकार है, मोल सेना, नगरपालिका सेना और किराए पे नहीं जाने वाली सेना, ये 3 प्रकार की जो सेनाएं थी इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। और जो गुप्तचर के जो उपनाम है, किसके द्वारा क्या उपनाम दिया गया, ये हमारी दृष्टि से, हमारी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और जो कलिंग को 2 प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बांटा था, प्रशासनिक कैडर 2 बनाए गए थे, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग, राजधानी इसकी तोसली थी और दूसरी जो दक्षिणी कलिंग थी उसकी राजधानी थी समापा। ये हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और न्याय व्यवस्था 2 प्रकार से थी, कौन कौन सी, तो दीवानी और फौजदारी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं भू राजस्व, ठीक है। वैसे हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे तब आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, वहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अपने फर्स्ट ग्रेड में आप अच्छे से उसको लिख पाओ, ठीक है। तो भू राजस्व है, उसमें 2 प्रकार से उसको बांटा गया था, ठीक है। अब 2 प्रकार से कैसे है, वो आज भी 2 ही प्रकार से है और पहले में जो मौर्य काल थे उसमें भी 2 प्रकार से ही था। तो 2 प्रकार कौन कौन से है, तो वो है शासकीय भूमि, ठीक है, शासकीय भूमि या राजकीय भूमि कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, राजकीय भूमि, जिसको खालसा भूमि भी कहते हैं,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो इसको खालसा भूमि भी कहा जाता है और दूसरी है निजी भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो शासकीय भूमि है, जो राजकीय भूमि है, इस भूमि से जो आने वाला जो कर है, जो आय है, उसको कहा जाता था सीता। अब सीता का जो मतलब होता है वो होता है भूमि। अगर आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सीता जो शब्द है ये भूमि का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो निजी भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था भाग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं करों के प्रकार। अब कर टैक्स लिया जाता था, अब वो क्या क्या उसके क्या क्या प्रकार थे, कौन कौन से प्रकार थे, तो वो भी हम एक बार देख लेते। तो चलिए फिर अब सबसे पहले देखते हैं हम प्रणय कर। प्रणय कर, आपातकाल कर। अब फ्रेंड्स ये जो प्रणय कर है इसके बारे में जो चाणक्य है वो चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि ये जो कर है, जो प्रणय कर है, इसको एक राजा अपने शासन काल में, एक राजा अपने पूरे शासन काल में सिर्फ एक बार ही लगा सकता है। अपना जो पूरा शासन काल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार लगा सकता है, दोबारा नहीं लगा सकता। ठीक है, कौन कहता है? तो चाणक्य। दूसरा देखिए प्रवेश्य कर। अब ये क्या है? ये आयात कर है। ठीक है, कितना %? 20%। तीसरा देखिए हिरण्य कर। ये क्या है? एक तरीके से नकद कर है, नकद के रूप में, मलेरिया की चल नकद के रूप में दे दे। ठीक है, तो वो हो गया हिरण्य कर। फिर चौथा देखते हैं परदेय कर। अब परदेय कर ये पुल वगैरह जो पार करने पर जो कर दिया जाता था वो उस कर को क्या बोलते थे? परदेय कर। ठीक है, मूषिका कर। अब मूषिका का अर्थ क्या है? चूहा। अब चूहे से कौन सी बीमारी फैलती है? तो फ्लेग। तो फ्लेग के फैलने पर जो कर दिया जाता था उसको कहते थे मूषिका कर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं पिंडकार कर। अब ये जो पिंडकार है कर है, जो ये पूरे गांव पे जो कर लगाया जाता था उसको कहते थे पिंडकार कर। ठीक है, अब सेनाबकार कर। अब फ्रेंड्स इसके बारे में आप देखिए कि जो सेनाबकार कर से क्या मतलब है। तो ये कर मतलब जैसे कि कोई राजा है वो युद्ध के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, तब जैसे कि ले लिया कि कोई जो जयपुर से सेना जा रही है दिल्ली, ठीक है, और उसके बीच में पड़ गया कोई राज्य आ गया अजमेर। तो फ्रेंड्स जो अजमेर का राजा है वो जो सेना जयपुर से दिल्ली जा रही है तो उस सेना के लिए जो खाने पीने की पूरी व्यवस्था वगैरह करता था, वहाँ से जाने के लिए रास्ता वगैरह देता था, तो वो कर वसूलता था। उस कर को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सेनाब कर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखिए जुर्माना। अब जुर्माना तो किससे लिया जाएगा? जो गलत काम करते हैं, ठीक है, उनसे जुर्माना लिया जाता है। जो चोर वगैरह होते हैं तो इस प्रकार से उनसे जुर्माना लिया जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण आय का स्रोत था, अब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आय का जो स्रोत था वो कौन सा था? वो जुर्माना कर था, क्योंकि जो गलत काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे मन चाहे पैसे आप ले सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं उद्योग भाग। अब फ्रेंड्स ये क्या है? तो ये सिंचाई करने पर जो कर लगाया जाता था वो वाला कर। ठीक है, उद्योग भाग कर। ठीक है, अब दुर्ग कर। अब दुर्ग कर फ्रेंड्स क्या है? तो ये है नगरों से प्राप्त जो आमदनी होती थी उसको कहा जाता था दुर्ग कर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन। फ्रेंड्स इसमें से आपको कौन कौन से कर याद रखने हैं? तो आपको प्रणय कर आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपातकाल में एक बार ही लगाया जाता था और एक राजा की जो शासनकाल प्रक्रिया में एक बार ही लगाया जाता था। किसके अनुसार? तो चाणक्य इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। फिर आप देखिए जो सामाजिक जीवन है, ये आप 3rd ग्रेड की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, 1st ग्रेड की भी और 2nd ग्रेड की भी, इन तीनों के लिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अब देख लीजिए। अब जो मैगस्थनीज है ये मौर्य काल की 7 जातियों का उल्लेख करता है। ठीक है, अब मौर्य जो मैगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें आपको ध्यान रखना है। और 7 जातियाँ वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले दार्शनिक। अब दार्शनिक क्या होते थे? सबसे उच्च जाति होती थी। उच्च किस लिए होती थी? ये तो क्या एक तरीके से गुरु, ये तो शिक्षक है। ठीक है, तो दार्शनिक सबसे पहले। फिर उसके बाद देखिए शिकारी। शिकारी भी एक जाति होती थी। ठीक है, और फिर शिल्पी।
ये भी एक जाति होती थी। जो मजदूर होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो काम करने वाले, मंदिरों को बनाने वाले, मूर्तियाँ बनाने वाले जो शिल्पी होते हैं, वो भी एक क्या थी, एक जाति थी। योद्धा, ये भी एक फ्रेंड्स क्या थी, ये भी एक जाति थी। योद्धा भी एक जाति थी, ठीक है। निरीक्षक, निरीक्षक मतलब गुप्तचर, ये भी क्या थी, एक जाति थी। फिर कृषक, ये भी एक जाति थी। और कहते हैं जो कृषक थे ये सर्वाधिक, सबसे जो अधिक जनसंख्या में थे वो कौन थे, वो थे कृषक। और जो सबसे कम जनसंख्या में थे वो थे पार्षद या मंत्री, इसको आप मंत्री कह सकते हो। जो राजा के एक तरीके से क्या होते थे, सलाहकार होते थे, और वो बहुत कम अल्पसंख्यक होते थे, ठीक है। अगर सर्वाधिक संख्या में कौन थे तो वो थे कृषक, और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक में कौन से तो वो थे पार्षद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो दार्शनिक है इसके दो प्रकार हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से, देखिए तो एक तो है बोकामैन, जो जिनको गृहस्थ कहा जाता था, और दूसरे है सारामैन। ये दो प्रकार से जो दार्शनिक होते थे, जो सन्यासी, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर मैगस्थनीज है, वो क्या कहता है कि जो मौर्य काल में जो जातियाँ होती थी वो जातियाँ अपनी जातियों में ही विवाह कर सकते थे, किसी अन्य जाति में विवाह नहीं कर सकते थे, और किसी अन्य जाति का पेशा नहीं कर सकते थे, अपना स्वयं का पेशा ही कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल पे कोई व्यक्ति कारीगर है, कोई व्यक्ति शिल्पकार है, और वो व्यक्ति कोई और कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसका कार्य सिर्फ शिल्पकार का है तो सिर्फ कार्य वही कार्य करेगा, वो किसी अन्य जाति का कार्य नहीं कर सकता। या फिर कोई व्यक्ति अन्य जाति में किसी में शादी नहीं कर सकता, अगर वो शादी करेगा तो अपनी ही जाति में करेगा, जैसे कि आज में भी यही व्यवस्था है, ठीक है। तो पहले भी यही व्यवस्था थी, किसके अनुसार, मैगस्थनीज के अनुसार। अब इसमें एक अपवाद भी है, ठीक है। अब उसने एक उल्लेख किया, उसने सात जातियों का उल्लेख बताया, तो उसमें एक अपवाद भी बताया, और अपवाद क्या है, तो अपवाद है दार्शनिक। अब दार्शनिक दूसरी जाति में शादी वगैरह वो सब कर सकते थे, ठीक है। तो अपवाद के रूप में क्या है, दार्शनिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे इसका अधिक से अधिक लोग जो इसका लाभ उठा सके, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारे साथ अपना रोज़ाना प्यार बनाए रखें, और इस टॉपिक को आपको अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपके जो एग्ज़ाम में जो 2 मार्क्स है वो कहीं ना जाए, और आप उस टॉपिक में से आने वाला हर क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।